दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास विषय से आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ आदि के लिए प्रीवियस ईयर्स पेपर्स के रिवीजन के लिए हम प्रस्तुत कर रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स द्वारा प्रकाशित इतिहास के अध्यायवार प्रश्नों का व्याख्यात्मक हल, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। एक प्रकार से ये भारतीय इतिहास का कंप्लीट रिवीजन है। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए सभी प्रश्नों को अध्यायवार शामिल किया गया है। दोस्तों, इसको कवर कर लेने के बाद आपको किसी अन्य स्रोत से प्रश्नों को सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का कंप्लीट रिवीजन। दोस्तों, इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की प्रमुख विशेषताओं का भाग 1। पहले प्रश्न पर आते हैं। प्रधान संस्कृति टीलों में ऑप्शन देखिए दोस्तों, कई महत्वपूर्ण पुरातत्वीय संस्कृतियां उत्तरोत्तर पाई जाती हैं। बी है कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। सी है केवल एक महत्वपूर्ण संस्कृति पाई जाती है। या फिर एक प्रमुख धार्मिक स्मारक का होना अनिवार्य है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों, प्रधान संस्कृति टीलों में कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो है पर उसमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। दोस्तों, टीलों के नीचे पुरानी बस्तियों और संस्कृतियों के अवशेष पाए जाते हैं। ये संस्कृतियां जो हैं कई प्रकार की हो सकती हैं। एकल संस्कृतियां, मुख्य संस्कृति और बहुसांस्कृतिक। और एकल सांस्कृतिक टीलों में हर जगह एक ही संस्कृति दिखाई पड़ती है। कुछ टीले केवल चित्रित धूसर मृदभांड यानी PGW यानी पेंटेड ग्रेवेयर संस्कृति के परिचायक हैं। कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति के हैं। मुख्य संस्कृति टीलों में एक संस्कृति की प्रधानता रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व काल की हो सकती हों और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती हैं। और बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां पाई जाती हैं जो कभी कभी एक दूसरे के साथ चलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीलों का उपयोग संस्कृति के भौतिक पक्षों के अध्ययन में किया जा सकता है। और टीले की खुदाई से दो तरह से की जा सकती है, एक अनुलंबवत और दूसरा क्षैतिज। तो याद रखिएगा, प्रधान संस्कृति टीलों में कई पुरातत्वीय संस्कृतियों का प्रदर्शन तो होता है पर उनमें से केवल एक संस्कृति प्रधान होती है, उसे प्रधान सांस्कृतिक टीला कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से नवपाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं, आपको बताना है। तो उत्तर है आपका, देखिए, गुफ कराल और चिरांद। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। गुफ कराल और चिरांद में दोस्तों ये नवपाषाण युग के स्थल हैं। यहाँ से हड्डियों से बने औजार पाए गए हैं। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, केवल ए और सी में। आप जान लीजिए इनके बारे में विस्तार से कि इतिहास का विभाजन प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल 3 भागों में किया गया है। प्रागैतिहासिक काल की परिधि में नवपाषाण कालीन सभ्यताएं आती हैं और नवपाषाण कालीन निम्न स्थलों से हड्डियों से बने औजार मिले हैं। इनमें गुफ कराल और चिराद प्रमुख हैं। गुफ कराल के बारे में जान लेते हैं। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए दोस्तों, गुफ कराल जो है कश्मीर प्रांत में स्थित है। इसकी खुदाई 1981 में A.K. शर्मा ने करवाई थी और यहाँ से भेड़, बकरी आदि जानवरों की हड्डियाँ और उनके बने उपकरण मिले हैं, जैसे हड्डी की बनी सुइयाँ। और यहाँ के उपकरण ट्रैप पत्थर पर बनी कुल्हाड़ी, बंसुली, खुरपी, छेनी और कुदाल हैं। तो एक तो क्लियर हो गया, गुफकराल आपका कश्मीर में है। और चिराद कहाँ पर है, तो ये मध्य गंगा घाटी स्थल पर महत्वपूर्ण नवपाषाणकालीन स्थल हैं और चिराद स्थल बिहार के छपरा जिले में स्थित है। दोस्तों, यहाँ से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनमें पत्थर की कुल्हाड़ी, सिलबट्टे, हथौड़ी, हड्डी और सींग के बने छेनी, बर्मा, बाण, कुदाल, सुई और चूड़ी।
इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखिए सरुतारू जो ऑप्शन में दिया गया है, सरुतारू कहाँ है? तो ये असम में गुवाहाटी से 25 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यहाँ से कुल्हाड़ी जैसी सामग्री मिली है। यहाँ से मृदभांड भूरे और धूसर रंग के मिले हैं जिस पर रस्सी का निशान है। और सरुतारू असम में स्थित महत्वपूर्ण नवीन नवपाषाणकालीन स्थल है। दाओजली हेडिंग क्या है? तो ये असम में स्थित है और यहाँ से 45 सेंटीमीटर मोटे निक्षेप नवपाषाणकालीन लकड़ी के बने कुल्हाड़ी के अवशेष और पत्थरों के कुल्हाड़ी, छेनी, सिलबट्टा, ओखली, मूसल और हाथ से बने मृदभांडों पर लाल रंग का मुहर देखा जा सकता है। अब आइए प्रश्न संख्या 3 पर चलते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है दोस्तों कि फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। और दूसरा कथन है कि मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल हैं। तो इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है? उत्तर है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये कथन 1 और 2 दोनों सही बता रहे हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद दक्षिण में जिस संस्कृति का उदय हुआ उसे बृहत अथवा महापाषाण संस्कृति कहा जाता है। इस संस्कृति के लोग अपने मृतकों के अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। बृहद पाषाण को दोस्तों जो शब्दावली है उसमें मेगालिथ कहा जाता है। ये कृषि कर्म से भली भांति परिचित थे। उनके द्वारा उत्पादित प्रमुख अनाजों में चावल, जौ, चना, रागी आदि थे। गाय, बैल, भेड़, बकरी, घोड़े आदि इनके पालतू पशु थे। और ये जो लोग थे लोहे के उपकरणों का प्रयोग करते थे। समाधियों की खुदाई में विविध प्रकार के लौह उपकरण जैसे तलवार, कटार, त्रिशूल, चपटी, कुल्हाड़ियाँ, फावड़े, छेनी, हंसिया, चाकू, भाला आदि पाए गए हैं। साथ ही छोटे शस्त्र और घोड़ों के लौह उपकरण भी मिले हैं। और आप जान लीजिए मेगालिथ यानी महापाषाण युग से संबंधित बहुत से महापाषाणिक स्थल मिले हैं। कर्नाटक में मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर ये कर्नाटक के महापाषाण कालिक स्थल हैं। और आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंड, कदम्बरपुर महत्वपूर्ण है। और आप जान लीजिए इस प्रश्न में दोनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? सोनगांव, एरण, चंदौली या गणेश्वर? तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्थल ताम्रपाषाण युग से संबंधित है जो राजस्थान में स्थित है। तो उत्तर है ये स्थल है दोस्तों आपका गणेश्वर, याद रखिएगा। सबसे पहले जान लीजिए कि ताम्रपाषाण युग कौन सा होता है। तो जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता है उसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। ये काल प्राक हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा काल तक फैली हुई है। गार्डन चाइल्ड हैं एक महत्वपूर्ण इतिहासकार। गार्डन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक व्हाट हैपेंड इन हिस्ट्री में तांबे के महत्व को बताया है। और उत्तर भारत में पाषाणकालीन संस्कृतियों के बाद ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति का प्रचलन हुआ, जबकि दक्षिण भारत में पाषाणकालीन संस्कृति के बाद सीधे लौह काल की शुरुआत हुई। गणेश्वर सभ्यता के बारे में जानना जरूरी है। तो आप जान लीजिए गणेश्वर सभ्यता दोस्तों ये राजस्थान के सीकर जिले के कांतली नदी के उद्गम स्थल पर है। और ये सभ्यता 2800 ईसा पूर्व यानी 2800 ईसा पूर्व में विकसित थी। ये ताम्रयुगीन संस्कृतियों में सबसे पुरानी है। इसीलिए गणेश्वर सभ्यता को ताम्रयुगीन संस्कृति की जननी कहा जाता है। इसके प्रमुख स्थल अहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल हैं। इसका उत्खनन 1977 में RC अग्रवाल और विजय कुमार ने किया है। सोनगांव के बारे में जानिए। तो सोनगांव भी ताम्रपाषाण कालीन स्थल ये जोरवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। पुणे में सोनगांव, इनाम गांव और चंदौली नामक महत्वपूर्ण जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। एरण के बारे में जान लीजिए। तो एरण दोस्तों ताम्रपाषाण कालीन स्थल मालवा या कायथा संस्कृति के अंतर्गत आता है। इसके क्षेत्रों में नागदा, नवादा, एरण और गुगेरिया हैं। और एरण संस्कृति या एरण का जो अध्ययन है VS वाकड़कर ने किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे कैसे?
कोर से, फलक से, ब्लेड से या फिर ताम्र से? तो सही उत्तर है मध्यपुरा पाषाण काल के पाषाण उपकरण फलक से बने थे। दोस्तों मध्यपुरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे और इस समय उद्योग मुख्यतः सल्क से बनी वस्तुओं का था। इस समय के मुख्य औजार फलक, बेधनी, छेदनी और खुरचनी थे। फलकों की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति की संज्ञा दी गई है। फलक एक प्रकार का औजार होता था जिसे पत्थर को तोड़कर बनाया जाता था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थलों में कौन एक स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? देखिए इसमें है पैसरा, बाघोर, सेनुआर या फिर सराय नाहर राय। तो सही उत्तर है सेनुआर, ऑप्शन सी। दोस्तों नवपाषाण कालीन स्थलों की बात अगर जो करें तो उत्तर पश्चिम भारत में बलूचिस्तान में मेहरगढ़, किले गुल मोहम्मद, राना घुंडई, जलीलपुर और सरायखोला। कश्मीर में झेलम घाटी से संबंधित बुर्जहोम और गुफकराल। और उत्तरी भारत में कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश, महगढ़ा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार और सेनुआर बिहार, ये सभी उत्तरी भारत के नवपाषाण कालीन स्थल रहे हैं। पूर्वी भारत की बात करें तो पश्चिम बंगाल में पांडुराजा ढेरी, सततरु असम में और मारकडोला असम में था। प्रायद्वीपी भारत में ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कोडेकाल, कूपगल, मास्की, संगनकल्लू, नागार्जुन कोंडा, पिक्कीहल और उत्तनूर तथा पय्यमपल्ली ये तमिलनाडु में स्थित है। पय्यमपल्ली ये प्रायद्वीपी भारत के नवपाषाण कालीन स्थल हैं। तो याद रखिएगा नवपाषाण काल से संबंधित स्थल सेनुआर है और सेनुआर उत्तरी भारत में बिहार प्रांत में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों भीमबेटका में किस काल के पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ था? आपको बताना है। तो याद रखिएगा दोस्तों भीमबेटका में जो है वो मध्य पाषाण से पाषाण चित्रों का बनना शुरू हुआ था। अगर हम मध्य पाषाण युग के प्रारंभ की बात करें तो मध्य पाषाण युग का आरंभ ईसा पूर्व 9000 के आसपास हुआ और भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। इसके पुरास्थल राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी के निकट मध्य पाषाण युग के 2 शैलाश्रय मिले हैं जिनका नाम जम्बू द्वीप और डोरोथी द्वीप है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से प्राप्त पाषाण चित्र और शैल चित्र मध्य पाषाण युग के द्योतक हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्न पुरा स्थलों में से कौन सा महाराष्ट्र से संबंधित नहीं है? नेवासा, इनामगांव, दायमाबाद या माहेश्वर? तो सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है माहेश्वर। दोस्तों नेवासा, इनामगांव, दायमाबाद ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खारगौन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। ये नर्मदा नदी के किनारे पर बसा है। माहेश्वर को महिष्मती के नाम से भी जाना जाता है और प्राचीन समय में ये शहर होलकर राज्य की राजधानी था। माहेश्वर का हिंदू धार्मिक ग्रंथों रामायण और महाभारत में भी उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा माहेश्वर को प्राचीन काल में माहिष्मती के नाम से जाना जाता था और ये मध्य प्रदेश के खारगौन जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? ऑप्शन है G.R. शर्मा, मार्टिमर व्हीलर, रॉबर्ट ब्रूस फूट या ले मसूरिये। तो सही उत्तर है ले मसूरिये। दोस्तों नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुब्बाक ने 1865 में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था और विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुई थी। सबसे पहले 1860 में ले मसूरिये ने इस काल में प्रथम प्रस्तुत उपकरण उत्तर प्रदेश की टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोज निकाले थे? तो याद रखिएगा सही उत्तर है हैंड एक्स क्लीवर परंपरा। दोस्तों 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फूटे ने मद्रास के
पास पल्लवरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा के पुरापाषाणिक उपकरण खोजे थे। और आप जान लीजिए कि जनवरी 1864 में फिर से पल्लवरम में कई उपकरण प्राप्त हुए और हस्त कुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है, जहां से रॉबर्ट्स ब्रूस फूटे ने जो है पल्लवरम से पुरापाषाणिक परंपरा के हैंड एक्स क्लीवर परंपरा की खोज की थी। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट्स ब्रूट फूटे को कब मिला था? तो उत्तर है 1863 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, 1863 याद रखिएगा दोस्तों। भारत में सबसे पहले पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूटे को 1863 में मद्रास के निकट पल्लवरम से मिला था। अगला प्रश्न है, देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार मिला था कहाँ से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा कि पल्लवरम, जो कि तमिलनाडु में चेन्नई के निकट है पल्लवरम, यहाँ से रॉबर्ट ब्रूस फूटे को हस्त कुठार मिला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा में पशुओं की हड्डियों के अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्तर है पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलकर। याद रखिएगा दोस्तों, ये मध्य पाषाणिक स्थल दमदमा जो है, दमदमा मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। दमदमा का उत्खनन 1982 से 1987 के मध्य प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में किया गया और यहाँ के पशुओं के हड्डियों का अध्ययन पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलकर ने किया था। और यहाँ से पशुओं की हड्डियों के अध्ययन के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो आप जान लीजिए कि मध्य गंगा घाटी क्षेत्र उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में दमदमा स्थित है और यहाँ से पी.के. थॉमस और पी.पी. जोगेलकर ने दोस्तों ये पशुओं की हड्डी और सींगों का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? ऑप्शन देखिए, चिरांद, लहुरा देव, मेहरगढ़ या फिर महदहा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? लहुरा देव। दोस्तों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में झील के किनारे लहुरा देव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं और यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण ये है कि मेहरगढ़ से जो कृषि का साक्ष्य है वो 7000 ईसा पूर्व का है, जबकि लहुरा देव जो संत कबीर नगर जनपद में है यहाँ से 9000 से 7000 ईसा पूर्व का कृषि का साक्ष्य मिला है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला स्थल संत कबीर नगर जिले में लहुरा देव हो गया है और यहाँ से ही झील के किनारे प्रारंभिक कृषि स्थल के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से दो उत्खनित अशूलियन स्थल हैं? देखिए, चिरकी निवासा, चिरांद, बाघोर और हुसंगी। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से दो उत्खनित अशूलियन स्थल हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका चिरकी निवासा और हुसंगी। 1 और 4 ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों चिरकी निवासा और हुसंगी उत्खनित एशूलियन स्थल हैं और एशूलियन उपकरणों में क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए, इसमें हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रैपर आदि आते हैं जो ज़्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए गए हैं। महाराष्ट्र में चिरकी निवासा है, यहाँ से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। और हुसंगी स्थल याद रखिएगा ये कर्नाटक में है, यहाँ से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित स्थलों में सांस्कृतिक अनुक्रम को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। इसमें आपके स्थल दिए गए हैं अहाड़, बीरभानपुर, श्रावस्ती और गुफकराल। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए बीरभानपुर, फिर गुफकराल, उसके बाद अहाड़, फिर सबसे लास्ट में श्रावस्ती आ जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसकी व्याख्या आप देख लीजिए दोस्तों, दिए गए स्थलों का जो सांस्कृतिक क्रम है वो आप जब मिलान करेंगे तो इसमें सांस्कृतिक क्रम में पहले स्थान पर बीरभानपुर, दूसरे पर गुफकराल, तीसरे पर अहाड़ और सबसे लास्ट में श्रावस्ती है। बीरभानपुर कहाँ पर है? ये वेस्ट बंगाल में है और इसका उत्खनन 1954 में बीबी लाल ने किया था।
गुफ कराल आप जानते हैं कश्मीर में स्थित है, नौपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन 1981 में के शर्मा ने किया था। और आहाड़ राजस्थान में बनास नदी घाटी में स्थित एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। इसका उत्खनन सबसे पहले 1953 में के व्यास ने किया था। और श्रावस्ती दोस्तों ये महाजनपद काल और बुद्ध काल का एक महत्वपूर्ण नगर था जो कौशल महाजनपद की राजधानी थी। तो ये जो है संस्कृतियों का जो है सही अनुक्रम है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? तो ये था जोरवे संस्कृति। ऑप्शन ए सही उत्तर है। दोस्तों, जोरवे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। और जोरवे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था। दायमाबाद देखिए, स्थल देखिए, दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, इनाम गांव, चंदौली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख जोरवे संस्कृति के स्थल हैं। जोरवे संस्कृति ग्रामीण थी, लेकिन इसकी कई बस्तियां जैसे दायमाबाद और इनाम गांव नगरीय अवस्था तक पहुंच गई थीं। और इनाम गांव से याद रखिएगा वृत्ताकार झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन सा एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता था? तो उत्तर है होमो निएंडरथैलेसिस। दोस्तों, होमो निएंडरथैलेसिस को सामान्यतः मध्यपुरा पाषाण काल का मानव माना जाता है और ये दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान मानव है। और दोस्तों, सबसे पहले अगर जो देखा जाए तो होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने ही अग्नि का व्यापक रूप से प्रयोग किया। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव यही था। और होमो निएंडरथैलेसिस मानव ने तन ढकने के लिए चमड़े से बने कपड़ों का प्रयोग शुरू किया। और होमो इरेक्टस को निम्न पुरा पाषाण काल का मानव माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध किस संस्कृति से है? तो याद रखिएगा, मुच्छतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल है और इसका संबंध दोस्तों मध्यपुरा पाषाण संस्कृति से है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए, मुच्छतल चिंतामणि गवि पुरातात्विक गुफा स्थल ये आंध्र प्रदेश में एक उच्च पुरा पाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से हड्डी और सींग से बने औजार अधिक मात्रा में मिले हैं। आंध्र प्रदेश के अन्य पुरापाषाणिक स्थलों में रेनीगुंटा, बेटमचैला, बेमुला, करनूल आदि हैं। करनूल के बिलासुर ग्राम गुफा से भारत में प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष प्राप्त हुआ है और करनूल गुफाओं से मानव अस्तित्व और अग्नि के चिन्ह मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर देखिए, ज्वालापुरम 9, अतिरमपक्कम, ईशामपुर और जलालपुर और दीना। तो सही क्रम इनका क्या हो जाएगा? आप देखिए, सबसे पहले अतिरमपक्कम, इसके बाद ईशामपुर, फिर आएगा जलालपुर और दीना और फिर लास्ट में ज्वालापुरम 9। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये देखिए, हायर एजुकेशन के असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में प्राचीन इतिहास में पूछा गया है। ये पुरापाषाणिक स्थलों का क्रम अतिरमपक्कम, ईशामपुर, जलालपुर और दीना तथा ज्वालापुरम है। अतिरमपक्कम तमिलनाडु का सबसे समृद्ध पुरापाषाणिक स्थल है और कर्नाटक में ईशामपुर है। और इसके अलावा दोस्तों ज्वालापुरम 9 ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में स्थित है। जलालपुर और दीना पाकिस्तान के रिवात घाटी में स्थित पुरापाषाणिक स्थल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्राब्दी ईसा पूर्व है? कोल्डीहवा, महगढ़ा, टोकवा और पंचोह। इसमें से कौन से जो पुरास्थल हैं, नवपाषाण स्थल हैं, उनकी तिथि 6 सहस्राब्दी ईसा पूर्व है? तो सही उत्तर हो जाएगा कोल्डीहवा और टोकवा। दोस्तों, बेलन घाटी में स्थित कोल्डीहवा और टोकवा नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6000 ईसा पूर्व है। कोल्डीहवा के नवपाषाणिक स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। जली हुई धान की बालियां मिली हैं। यहाँ के लोग चावल की जंगली और कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे, जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य हैं। और आप जान लीजिए, मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर
टोकवा स्थल 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है? होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथेलेसिस और ग्रीमाल्डी। तो सही उत्तर क्या है? होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, ये दोनों। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही मानव जो हैं होमो इरेक्टस और होमो हैबिलिस मानव का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है, और होमो निएंडरथल मानव का संबंध मध्य पुरापाषाण काल से, होमो सेपियंस का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। दोस्तों, होमो इरेक्टस प्राचीनतम द्विपद मानव है, और याद रखिएगा कि होमो इरेक्टस मानव यही सबसे पहले सीधा खड़ा होकर चलने वाला कपि मानव था, और अग्नि का आविष्कार का श्रेय होमो इरेक्टस को ही दिया जाता है। मृतकों का अंतिम संस्कार करने वाला प्रथम मानव होमो निएंडरथल था, जबकि पहला आधुनिक और प्रज्ञ मानव होमो सेपियंस को माना जाता है। और आयोग ने संशोधित उत्तर कुंजी में ए और बी यानी होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस दोनों को निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ माना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन उपकरणों के निर्माण में निम्न तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? देखिए, दबाव तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक, फ्लूटिंग तकनीक और घर्षण तकनीक। तो सही उत्तर है घर्षण तकनीक मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में नहीं प्रयोग की जाती थी। और आप जान लीजिए, मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के निर्माण में फ्लूटिंग तकनीक, घात प्रतिघात तकनीक और दबाव तकनीक का प्रयोग किया जाता था। इस काल में घर्षण तकनीक का प्रयोग उपकरण निर्माण में नहीं किया जाता था। मध्य पाषाण काल के उपकरण पुरापाषाण काल की तुलना में छोटे होने के कारण लघु पाषाण उपकरण कहे जाते थे। इन औजारों का निर्माण सामान्य रूप से समानांतर फलक वाले छोटे ब्लेडों पर क्वार्ट्जाइट, चर्ट, चोल्सडेनी, जैस्पर, अगेट जैसे सिलिका पत्थरों से होता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पर आपको स्टार मैं कर रहा हूँ। ऑप्शन आपके हैं 1900, 1902, 1904 या 1906। तो सही उत्तर 1906। याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में लॉर्ड कैनिंग जब वायसराय था उस समय में हुई थी, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1906 में अस्थायी बनाया गया। 1871 में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कनिंघम मूलतः मुद्रा शास्त्री थे। इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। और दोस्तों, दयाराम साहनी, देखिए, दयाराम साहनी पहले भारतीय थे जो 1931 में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया था? एच हरग्रीव्स, दयाराम साहनी, जे.एफ. ब्लैकिस्टन या मार्टिमर व्हीलर। तो सही उत्तर है एच हरग्रीव्स। दोस्तों, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक एच हरग्रीव्स को बनाया गया था, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में हुई। 1906 में इसे अस्थायी बना दिया गया, और भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रथम महानिदेशक 1871 में कनिंघम को बनाया गया। जॉन मार्शल 1902 से 1928 तक पुरातत्व विभाग के महानिदेशक रहे। इसके बाद हरग्रीव्स 1928 से 1931 और दयाराम साहनी 1931 में इसके महानिदेशक बने थे, जो कि प्रथम भारतीय महानिदेशक रहे भारतीय पुरातत्व विभाग के। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पोटेशियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त है? देखिए, जली हुई मिट्टी, बेसाल्ट, जली हुई हड्डी या फिर मृदभांड। तो सही उत्तर है बेसाल्ट। दोस्तों, बेसाल्ट जो है ये पेट्रोलियम आर्गन तिथिकरण के लिए उपयुक्त होता है। पेट्रोलियम आर्गन विधि अत्यधिक पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित करने की विधि है। इस पद्धति में वस्तुओं में उपलब्ध रेडियोधर्मी पोटेशियम यानी K40 और उसके विघटन से बने आर्गन AR40 की मात्रा को मापक पैमाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। और इस विधि का विकास दोस्तों 1950 में W. जेंटबर ने किया था।
इस विधि द्वारा 30,000 वर्ष पुरानी वस्तुओं से लेकर 30 करोड़ वर्ष तक की पुरानी वस्तुओं की तिथि निर्धारित की जा सकती थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए कि मार्टिमर व्हीलर ने किस उत्खनन विधि की तुलना एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। तो सही उत्तर क्या है दोस्तों, मार्टिमर व्हीलर ने शैर्सिक उत्खनन विधि, शीर्ष या अनुलंब या शीर्ष उत्खनन विधि की तुलना मार्टिमर व्हीलर ने एक रेलगाड़ी की समय सारणी से की है जिसकी गाड़ी का कोई पता नहीं है। और आप जानते हैं कि उत्खनन की सामान्यतः दो विधियां हैं, एक शैर्सिक और क्षैतिज। शैर्सिक उत्खनन का अर्थ है सीधी खड़ी लंबवत खुदाई करना जिससे कि विभिन्न संस्कृतियों का कालक्रमिक तांता उद्घाटित हो सके और ये सामान्यतः स्थल के कुछ भाग में ही सीमित रहता है। क्षैतिज उत्खनन का अर्थ है सारे टीले की या उसके बृहद भाग की खुदाई करना और इस तरह की खुदाई से उस स्थल के काल विशेष की संस्कृति का पूर्ण आभास मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित सभ्यताओं में से कौन सी सभ्यता प्रथमतः ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन देखिए, बैराट, गणेश्वर, अहाड़ या नोह। ये देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन सी सभ्यता सबसे पहले ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जानी जाती थी? तो ये है अहाड़। दोस्तों अहाड़ सभ्यता वाले क्षेत्र प्रारंभिक रूप से प्रस्तर युगीन मानव निवास करता था। प्राचीन शिलालेखों में अहाड़ का नाम ताम्रवती अंकित है। ये लोग लाल, भूरे और काले मिट्टी के बर्तन काम में लेते थे जिन्हें उल्टी तपाई शैली में पकाया जाता था। मकान पक्की ईंटों के होते थे। पशुपालन इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और इस सभ्यता को दूसरे शब्दों में ब्लैक एंड रेड वेयर संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव जीवन में किस पाषाण युग को क्रांति कहा गया है? देखिए, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है नवपाषाण काल, ऑप्शन बी। दोस्तों नवपाषाण काल जो है ये क्रांति विश्व मानव की पहली क्रांति थी। नवपाषाण युग में मानव ने कृषि कर्म करना और कृषि कर्म में सहायता के लिए पशुपालन और पशुचारण करना सीखा। उसने पत्थर से तेज हथियार बनाया। मानव नदी पर बांध बनाकर सिंचाई व्यवस्था को सुचारू रूप से खेती करने लगा। तांबे और कांसे को गलाकर औजार बनाने लगा। व्यापार केंद्र के रूप में नगर का निर्माण किया और उसने सभ्यावस्था में प्रवेश किया। अगर इन तीनों क्रांतियों की विशेषताओं और उनके कारण निर्मित होने वाले समाजों के ऊपर ध्यान दिया जाए तो पता चलता है कि नवपाषाण कालीन कृषि क्रांति के कारण सरल समाज अस्तित्व में आ पाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पत्थर उपकरण तकनीक अशूलियन किस वनमानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? अशूलियन या पत्थर उपकरण तकनीक किस वनमानुष प्रजाति द्वारा विकसित की गई थी? आपको बताना है। होमो सेपियंस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस या होमो जॉर्जिकस। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, होमो इरेक्टस। दोस्तों होमो इरेक्टस के औजारों में विविधता के साथ काफ़ी परिष्कार दिखता है। वे दुधारी, हस्तकुठार और तेज धार वाले काटने के औजार वाली संस्कृति के प्रणेता कहे जा सकते हैं। ओल्डुआई तकनीक से बने अनगढ़ औजारों की तुलना में होमो इरेक्टस के औजार काफ़ी परिष्कृत थे और इस मानव को अशूलियन या असलूलियन तकनीक का मानव कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अशूलियन तकनीक का मानव होमो इरेक्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है? आपको बताना है। तो बागोर के बारे में पूछा गया है कि किस नदी के तट पर स्थित है। तो उत्तर है कोठारी। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर है। और दोस्तों राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध स्थल भीलवाड़ा जिले का बागोर स्थल है और यहाँ से मध्य पाषाणकालीन स्थलों के अतिरिक्त प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले हैं। ये स्थल बनास नदी की सहायक कोठारी नदी पर बसा है और इसका उत्खनन कार्य 1968 से 70 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, डॉक्टर SL लेशलिक और डेक्कन कॉलेज पूना तथा राजस्थान पुरातत्व विभाग के सहयोग से किया गया और ये स्थल एक पाषाणकालीन सभ्यता का माना जाता है। बागोर सभ्यता से 14 प्रकार की कृषि किए जाने के उल्लेख मिलते हैं।
तो याद रखिएगा मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर जो है ये भीलवाड़ा जिले में बागोर स्थित है और ये बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में धातु का पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? तो उत्तर है बलूचिस्तान। दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ जो बलूचिस्तान में स्थित है, यहाँ से प्राचीन कृषि और पशुपालन जैसी व्यवस्था पाई गई है। मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व का क्षेत्र है जहाँ से औजार और बर्तन भी पाए गए हैं। यहाँ ड्रिल जो तांबे की बनी हुई है प्राप्त हुआ है और धातु के धारदार हथियार और औजार बनाने के प्रमाण यहाँ से पाए गए हैं। इसमें सिद्ध होता है कि धातु का प्रयोग सबसे पहले बलूचिस्तान में हुआ होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, कायथापुरा स्थल। याद रखिएगा कायथापुरा स्थल संस्कृति ये किस नदी पर स्थित है? बनास, बेतवा, केन नदी, छोटी काली सिंध नदी। तो आप जान लीजिए कायथा संस्कृति उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है और ये छोटी काली सिंध नदी के तट पर एक ताम्रपाषाणिक स्थल है। और दोस्तों कायथापुरा स्थल को हड़प्पा की कनिष्ठ और समकालीन माना जाता है। यहाँ एक घर में से 29 कंगन और 2 कुल्हाड़ी मिले हैं। इसे मालवा संस्कृति भी कहा जाता है। मालवा से उत्कृष्ट कोटि के लाल काले मृदभांड मिले हैं। मालवा के एक पुरा स्थल जिसकी खोज सांकलिया ने किया था वो नौदा टोली है। और आप जान लीजिए दोस्तों पूरे ताम्रपाषाणिक स्थलों में सबसे बड़ी ग्रामीण स्थल जो है ये ग्रामीण बस्ती है और कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है और दक्षिण पूर्व राजस्थान में बनास या आहाड़ ये संस्कृति पश्चिमी महाराष्ट्र जोरवे संस्कृति विकसित हुई है। तो याद रखिएगा कायथा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित है उज्जैन में और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास यानी आहाड़ संस्कृति और पश्चिमी महाराष्ट्र में जोरवे संस्कृति विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भारत की ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के संबंध में असत्य यानी गलत है? पहला है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां मुख्य रूप से ग्रामीण संस्कृतियां थीं। दूसरा है ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों के लोग ज़्यादातर नदियों और पहाड़ियों के पास रहा करते थे। तीसरा है दोस्तों कि काले और लाल रंग के मृदभांड इन संस्कृतियों में व्यापक रूप से प्रयोग में लिए जाते थे। और चौथा है जोरवे एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है। आप जान लीजिए दोस्तों इनमें से जो है बहुत क्लियर नहीं है, ये प्रश्न स्पष्ट नहीं है। जोरवे संस्कृति आप जान लीजिए ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है और इसकी खोज M.N. देशपांडे ने की थी। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर है। ये एक पुरातात्विक स्थल है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल चंदोली, सोनगांव, इनाम गांव, जोरवे, नासिक और दायमाबाद में है और इस संस्कृति का संबंध मालवा संस्कृति से नहीं है क्योंकि मालवा मध्य प्रदेश की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति है। अंतिम उत्तर कुंजी में से आयोग ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया है, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर कहा गया है जोरवे एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो मालवा संस्कृति से संबंधित है, तो याद रखिएगा जोरवे संस्कृति जो है मालवा संस्कृति से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सोहन संस्कृति किस युग से संबंधित है आपको बताना है। तो याद रखिएगा निम्न पुरा पाषाण काल से। भारत में सोहन संस्कृति का उदय सिंधु नदी की एक छोटी सहायक नदी सोहन नदी से माना जाता है। प्रागैतिहासिक अध्ययन के लिए इस नदी घाटी का विशेष महत्व है। 1928 में K.N. वाडिया ने इस क्षेत्र से पूर्व पाषाण काल के उपकरण प्राप्त किया था और इस दल में कश्मीर घाटी से लेकर साल्ट रेंज तक के विस्तृत क्षेत्र का सर्वेक्षण किया था। तो याद रखिएगा सोहन संस्कृति निम्न पुरा पाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह लक्षण जो नवपाषाण काल की विशिष्टता नहीं है। घर्षक और पालिश युक्त उपकरण, मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति और अन्न पर बढ़ती निर्भरता। तो सही उत्तर है
पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में उल्लेखनीय प्रगति ये नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, नवपाषाण काल जो है मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसका प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। इस काल में मानव जीवन सभ्य समाज की ओर अग्रसर होने लगा। अस्थायी जीवन और पशुपालन, घर्षण और पालिशधार युक्त उपकरणों से कृषि क्षेत्र में उन्नति हुई, उत्पादकता में वृद्धि और अन्न पर निर्भरता बढ़ी। नवपाषाण काल के प्रमुख उपकरणों में मध्य उपकरण कुल्हाड़ी, बसुली, खुरची, छेनी, कुदाल आदि हैं। विकल्प सी गलत है क्योंकि पिछले युगों की तुलना में मृदभांड निर्माण कला में प्रचुर मात्रा में वृद्धि न कि उल्लेखनीय रूप से प्रगति हुई। ऑप्शन सी सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में पुरापाषाण काल के विषय में असत्य है या गलत है? इसमें देखिए, पुरापाषाण कालीन स्थल समस्त भारत से मिले हैं, सही है। पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। पुरापाषाण कालीन स्थल मारवाड़ और मेवाड़ से प्राप्त हुए हैं, सही है। डीडवाना में सांघी तालाब से पूर्व पुरापाषाण कालीन, उत्तर पुरापाषाण कालीन सामग्री के स्तर मिले हैं। तो यहाँ पर देखिए ए, सी और डी सही हैं। असत्य पूछा गया है तो आपका असत्य है कि पुरापाषाण कालीन स्थल दोस्तों गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। ये आपका गलत है। क्यों गलत है? तो आप जान लीजिए कि पुरापाषाण कालीन स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी भागों से मिले हैं, लेकिन गंगा और सिंधु नदी के कछारों में इनकी संख्या नगण्य है। पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान क्षेत्र से प्रचुर मात्रा में मिले हैं, जो मारवाड़, मेवाड़, चित्तौड़, अमरपुरा, सिंगी तालाब, डीडवाना से निम्न, मध्य और उच्च या उत्तर पुरापाषाण कालीन स्तर विन्यास के अवशेष प्राप्त हुए हैं। लेकिन पुरापाषाण कालीन स्थल गंगा और सिंधु के कछारों से सर्वाधिक संख्या में मिले हैं, ये गलत है क्योंकि यहाँ से पुरापाषाण कालीन जो है स्थल गंगा और सिंधु कछारों से नगण्य मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए किसके नेतृत्व में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन कार्य आरंभ किया गया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम, मार्टिमर व्हीलर या फिर HD सांकलिया। तो सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम। दोस्तों ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा भारत में सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने उत्खनन आरंभ करवाया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सांस्कृतिक विरासतों के पुरातत्वीय अनुसंधान और संरक्षण के लिए संगठन है और इसका कार्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। इसकी स्थापना 1861 में की गई, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों सिंधु सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन मार्शल ने करवाया था और राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा इस प्रश्न का उत्तर जॉन मार्शल को माना गया है, लेकिन ASI द्वारा भारत में सबसे पहले उत्खनन अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि उपकरणों की खोज और नियोलिथिक युग में उनके कार्यान्वयन की जानकारी देने वाले कौन थे? तो उत्तर है ले मसूरिये। दोस्तों नवपाषाण काल से ही पत्थरों को पॉलिश करने की शुरुआत होती है। सबसे पहले 1842 में कर्नाटक के मैसूर में लिंग सुगूर से नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए, लेकिन व्यापक स्तर पर उपकरणों की खोज नियोलिथिक युग के बारे में जानकारी ले मिसूरियर द्वारा प्रदान किया गया और ले मिसूरियर ने 1860 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में टोंस नदी घाटी से नवपाषाण काल के पालिशदार सिल्ट को प्राप्त किया और प्रमुख नवपाषाण कालीन उपकरणों में पालिशदार कुल्हाड़ी, बसुली, छेनी, गैंती और चोंचदार उपकरण शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेसोलिथिक युग से संबंधित कौन सा कथन गलत है? पहला है कि ये मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि है। वे गाय, कुत्ते, बैल, बकरी जैसे जानवरों को पालना प्रारंभ करते थे। मेसोलिथिक युग के उपकरणों की गुण विशेषता लघु पाषाण युक्त थे और सन 1867 में कार्लाइल ने विंध्य के चट्टानी अवशों से माइक्रोलिथ की पहली बार खोज किया था। तो इसमें देखिए कौन सा बयान आपका गलत है? तो कथन ए आपका गलत है कि मेसोलिथिक युग मेसोलिथिक और नियोलिथिक युग के बीच की संक्रमण अवधि रही है।
ये आपका गलत है। दोस्तों मेसोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक युग के मध्य का संक्रमण काल कहा जाता है, न कि मेसोलिथिक और नियोलिथिक का। तो याद रखिएगा उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का जो संक्रमण अवधि है ये मध्य पाषाण काल है और इसमें जो आपका कथन है ये आपका सही नहीं है, ऑप्शन ए गलत है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि लगभग कितनी है? तो विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। वहीं पर भारतीय उपमहाद्वीप में मेहरगढ़ से प्राप्त नवपाषाणिक बस्ती का कालक्रम 7000 ईसा पूर्व रखा गया है। तो भारत में नवपाषाणिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 BC यानी 7000 ईसा पूर्व माना गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। दोस्तों भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि 7000 ईसा पूर्व है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सांभर क्षेत्र के लवण सरोवर में पाए जाने वाले संग्रहों के कृषि योग्य बनाने की सूचना लगभग किस अवधि की है, आपको बताना है। तो उत्तर है 7000 से 6000 ईसा पूर्व। दोस्तों राजस्थान के पुराने नमक झील सांभर के जमाओं के अध्ययन से प्रतीत होता है कि लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व के आसपास पौधे लगाए जाते थे और कृषि कार्य आरंभ हो चुका था। अगला प्रश्न है, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश में हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे? देखिए बुर्जहोम, चिराद, अलाहाबाद या मेहरगढ़। तो सही उत्तर है दोस्तों बुर्जहोम और चिराद से। दोस्तों देखिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, बुर्जहोम और चिराद से जो है हड्डियों से बनाए गए उपकरण और औजार अबाधित रूप में दिखाई पड़ने लगे थे। कश्मीर की नवपाषाणिक संस्कृति की कई विशेषताएं हैं। इसमें गर्तावास, मृदभांड की विविधता, पत्थरों के साथ हड्डी के तरह तरह के औजार और इसी तरह पटना के निकट चिरांद भी गंगा घाटी में एक स्थान है जहां से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और इस तरह कश्मीर के बुर्जहोम, गुफकराल जैसे स्थानों के साथ चिरांद से भी हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चालकोलिथिक अर्थशास्त्र था कैसा? ग्रामीण, खानाबदोश या पशुचारण अवस्था, अनिर्धारित या नगरी? तो याद रखिए चालकोलिथिक अर्थशास्त्र दोस्तों ये ग्रामीण था। चालकोलिथिक अथवा ताम्रपाषाण काल की संस्कृतियों में मानव पत्थर और तांबे के उपकरणों का साथ साथ प्रयोग करते थे और ताम्रपाषाणिक संस्कृति के लोगों का आर्थिक आधार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित था जो पहाड़ी और नदी क्षेत्रों में देश के विशाल भागों पर फैला था। अगला प्रश्न है दोस्तों, डोलमेंस। डोलमेंस शब्द का तात्पर्य क्या है, आपको बताना है। तो डोलमेंस का अर्थ है दोस्तों गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां, ऑप्शन डी। देखिए डोलमेंस शब्द का तात्पर्य गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां हैं। ये कोल्टिक भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है पत्थर की मेज। इसकी आकृति आयताकार मेज की तरह होती थी। सामान्यतः इसका निर्माण जमीन की सतह के ऊपर किया जाता था और मृतकों को दफनाने के लिए संदूक के आकार की कब्र बनाने के लिए 4 या 4 से अधिक शिलाओं को चारों तरफ खड़ा करके ऐसी आकृतियों का निर्माण किया जाता था। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि नियोलिथिक लोग पहाड़ी प्रदेशों से दूर अपने रहने के ठिकाने बना चुके थे। कारण है कि नियोलिथिक लोग पत्थर से बने उपकरण और शस्त्र पर पूरी तरह निर्भर थे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, ए सही है और आर गलत है। क्यों? तो नियोलिथिक काल में मानव खाद्य उत्पादन और कृषि कर्म से जुड़ चुका था। नवपाषाण काल में मानव खाद्य उत्पादन और कृषि कर्म से जुड़ चुका था। इस काल तक मानव पहाड़ी प्रदेशों से दूर निवास स्थल बनाने लगा था और कृषि कार्य और उत्पादन प्रक्रिया के विकास के कारण पत्थर के औजारों की निर्भरता में कमी आई थी, लेकिन पत्थरों का प्रयोग इस काल में भी हो रहा था। तो ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? तो उत्तर है दोस्तों आदिम मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय
पशुओं को पालना था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। और देखिए, पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल से माना जाता है और चक्र का निर्माण, व्यवस्थित जीवन, आग को तैयार करना, ये नवपाषाण काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, होमो सेपियंस से जातीय रूप से भिन्न आरंभिक मानवनुमा जीवी को सामान्यतः क्या कहा जाता था? तो उत्तर है होमोनिड। दोस्तों, मानव जैसे प्राणी यानी आरंभिक प्राणी जिनसे मानव का विकास हुआ, उन्हें होमोनिड कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल राख के टीले के लिए जाना जाता है? तो कौन सा दोस्तों, आप जान लीजिए। राख के टीले, ऑप्शन है यहाँ पे गुफकराल, सेन्यूर, पल्लवाय या चिरांद। तो सही उत्तर है पल्लवाय। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, राख के टीलों का संबंध नवपाषाणिक बस्तियों से है और दक्षिण भारत के पल्लवाय, जो कि पल्लवाय ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ से उतनूर आंध्र प्रदेश में है, पिकलीहल, ब्रह्मगिरी, मास्की, इन स्थानों से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाणिक स्थलों को चिन्हित कीजिए जहां से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। देखिए, कोल्डिहवा, उतनूर, महागढ़ा और मेहरगढ़। तो कहाँ से दोस्तों, कौन से नवपाषाणिक स्थलों से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं? तो उत्तर है कोल्डिहवा और महागढ़ा, यानी 1 और 3। ऑप्शन डी सही उत्तर है। दोस्तों, बेलन घाटी में स्थित नवपाषाणिक स्थल कोल्डिहवा और महागढ़ा से चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से किसके प्राचीन साक्ष्य मिले हैं? तो मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर से पालतू पशुओं या पालतू जानवरों के साक्ष्य मिले हैं। और मैसोलिथिक युग यानी मध्य पाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के मध्य के संक्रमण काल को माना जाता है। मध्य पाषाण काल को लगभग 9000 ईसा पूर्व के आसपास रखा जाता है और ये कालखंड 10,000 ईसा पूर्व के आसपास हिम युग के अंत के बाद जलवायु में परिवर्तन के प्रारंभ के बाद कालखंड के रूप में देखा जाता है। इस काल में पशुपालन के आरंभ जो है हो चुका था। इसके साक्ष्य यानी पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि वो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे, सही है। उन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है, सही है। उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये सही नहीं है। उनके कार्यकाल में हड़प्पा की खुदाई हुई थी, सही है। दोस्तों, अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम महानिदेशक थे और कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में पहली बार हड़प्पा की खुदाई हुई थी और उन्होंने लॉर्ड कर्जन के प्राचीन भारतीय धरोहरों के संरक्षण कार्य को आगे बढ़ाया, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये महत्वपूर्ण कथन किसका है? याद रखिए, पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, ये राहुल सांकृत्यायन का कथन है। राहुल सांकृत्यायन, जिन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है, हिंदी के प्रमुख साहित्यकार और प्रतिष्ठित बहुभाषाविद है। इन्होंने यात्रा वृत्तांत और यात्रा संस्मरणों पर बहुत अधिक कार्य किया है। अगला प्रश्न है, सूक्ष्माश्म मुख्यतः संबंधित हैं किससे? तो उत्तर है सूक्ष्माश्म दोस्तों मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले और इस काल के उपकरण ब्लेड, ब्यूरिन, स्क्रेपर और बेधक थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन देखिए, ऑस्ट्रेलिया की मुंगो झील, बार्नेओ की नियाह गुफा, इजराइल में गफजेह का कपाल या मोरक्को में डर एस सोल्टन। तो सही उत्तर है बार्नेओ की नियाह गुफा। दोस्तों, वर्तमान काल से 8000 से 10,000 वर्ष पुराने आधुनिक मनुष्य के अवशेष बार्नेओ की गुफा से प्राप्त हुआ है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? बताइए। आप इसका उत्तर जानते हैं। संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु तांबा थी। दोस्तों, सबसे पहले जिस धातु को औजारों के लिए प्रयोग किया गया वो तांबा थी। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सबसे पहले प्रयोग लगभग 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। तांबा राजस्थान की खेतड़ी से प्राप्त होता था और तांबा के प्रयोग से पहले पत्थर के औजारों का प्रयोग किया जाता था। तांबा की खोज हो जाने से इस काल को ताम्रपाषाण काल कहा गया। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये विभिन्न परीक्षाओं के जीके और जीएस में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि किस प्राचीन भारतीय स्थल से गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर है बुर्ज होम और रंगपुर, ऑप्शन बी। आप जान लीजिए, नवपाषाण कालीन युग के प्रथम प्रसार उपकरण उत्तर प्रदेश के टोश नदी घाटी में सबसे पहले आप जान लीजिए 1860 में ले मैसूरियर ने प्राप्त किया। नवपाषाण कालीन स्थल बुर्ज होम और गुफकराल ये कश्मीर में हैं। यहाँ से अनेक गर्तावास यानी गड्ढा घर मिले हैं। मृदभांड और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त कब्रों में पालतू पशुओं के मालिक के साथ दफनाया जाता था। तो यहाँ पर याद रखिएगा, बुर्ज होम और रंगपुर से दोस्तों जान लीजिए गड्ढे खोदने के साक्ष्य मिले हैं, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत के एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? देखिए, मास्टेरियन, अचूलियन, ओल्डोवान या ग्रेशियन। तो सही उत्तर है ग्रोशियन। दोस्तों, ग्रोशियन जो है प्राचीन भारत के उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है। मास्टेरियम को एक उपकरण के अंतर्गत रखा गया है। अचूलियन और ओल्डोवान को भी उपकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया है और ये सभी उपकरण सबसे प्राचीन उपकरणों की श्रेणी में रखे गए हैं। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक कहा जाता है? देखिए, बेलन घाटी, मध्य सोन घाटी, कैमूर घाटी या होसंगी। तो सही उत्तर है बेलन घाटी। याद रखिएगा, बेलन घाटी दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में टोंस नदी की सहायक को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से निकलकर मिर्जापुर जिले से होते हुए प्रयागराज जिले में टोंस नदी से मिल जाती है और ये घाटी पुरातात्विक खोज के लिए प्रसिद्ध है। इस घाटी क्षेत्र को भारतीय प्रागैतिहास का टेक्स्ट बुक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपकरण हस्त परशु का प्रकार नहीं है? देखिए, फ्लेक, चॉपर, पेबुल और बोरर। तो आप जान लीजिए दोस्तों, आयोग इस प्रश्न को हटा चुका है। हस्त परशु यानी कुठार प्रकार के पाषाण उपकरणों के निर्माण में फ्लेक विधि, चापर चॉपिंग विधि और बोरर विधि का प्रयोग किया था, जबकि हैंड एक्स औजार सबसे पहले मद्रास के अतिरपक्कम से प्राप्त हुए हैं। इनमें क्लीवर, स्क्रीपर आदि उपकरण भी शामिल हैं। पेबुल उपकरण इस श्रेणी में नहीं है। तो लेकिन दोस्तों, आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी से इस प्रश्न को हटा दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति के हैं? तो याद रखिएगा, ये उपकरण बसुली, छेनी और छेद वाला गोल पत्थर नवपाषाण युग से संबंधित है। नवपाषाण कालीन स्थलों में बुर्ज होम और गुफकराल जो कि कश्मीर प्रांत में हैं, वहाँ से अनेक प्रकार के मृदभांड और प्रस्तर और हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख औजारों में बसुली, छेनी आदि द्वारा कृषि कार्यों को संपन्न किया जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुर्ज होम किस प्रागैतिहासिक संस्कृति का केंद्र है? आपको बताना है। तो उत्तर है बुर्ज होम ये जम्मू कश्मीर में है। नवपाषाण युग के जो है संस्कृति का केंद्र है। यहाँ से कृषि, पशुपालन और गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, किस धातु में प्रथमतः टिन का मिश्रण किया गया था? तो उत्तर है टिन का मिश्रण सबसे पहले दोस्तों तांबा में किया गया था और मानव सभ्यता के इतिहास में तांबे का प्रमुख स्थान है। और मिश्र धातु तांबा और कांसा का निर्माण तांबा और टिन के मिश्रण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? ये प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, तांबा, लोहा, टिन और कांसा में से किस धातु को वी गार्डन चाइल्ड ने जनतांत्रिक धातु कहा है? तो उत्तर है लोहा।
दोस्तों आप जान लीजिए, गार्डन चाइल्ड एक ऑस्ट्रेलियाई पुरातत्वविद थे। उन्होंने लोहा को जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक धातु कहा। वो मानव समाज में क्रांतिकारी तकनीकी और आर्थिक विकास की भूमिका पर जोर देने के लिए प्रसिद्ध थे। नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति से संबंधित उनके विचार सामाजिक विकास से संबंधित मार्क्सवादी विचारों के प्रभाव को दर्शाते हैं। और चाइल्ड ने पाषाण युग को पूरा पाषाण और नवपाषाण में विभाजित करने के लिए तकनीकी मानदंड का उपयोग किया, और उन्होंने ही सर्वप्रथम नवपाषाणकालीन ताम्रपाषाण युग को आत्मनिर्भर खाद्य अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? देखिए, पशुपालन, कृषि, ए और बी दोनों या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पशुपालन और कृषि नवपाषाण काल की प्रमुख विशेषताएं हैं। आप जान लीजिए, नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं में कृषि और पशुपालन शामिल किए जाते हैं। दोस्तों, पशुपालन के आरंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में, जिनमें आदमगढ़ मध्य प्रदेश में, बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में है। और नवपाषाण काल में कृषि और पशुपालन परंपरागत रूप से प्रारंभ हुआ। इस काल में पालिशदार पाषाण उपकरणों का निर्माण हुआ है। खाद्यान्नों का उत्पादन सबसे पहले नवपाषाण काल में हुआ। इसी काल में जौ और गेहूं की वन्य किस्म को खेती के योग्य बनाया गया, जिससे कृषि जन्य गेहूं का उद्भव हुआ। और आप जान लीजिए, नवीनतम खोजों में धान के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव, जो कि संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है, 9000 ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व के मध्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस युग को संक्रमण युग या ट्रांजिशन एज कहा जाता है? तो आप बताइए, कौन सा युग संक्रमण काल है? तो उत्तर है मध्य पाषाण काल। दोस्तों, मध्य पाषाण काल संक्रमण काल के रूप में जाना जाता है। इस युग तक हिमयुग पूरी तरह समाप्त हो चुका था, जलवायु गर्म और आर्द्र हो चुकी थी। मध्य पाषाण काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी मनुष्य को पशुपालक बनाना। साथ ही इस काल में तीक्ष्ण और परिष्कृत औजारों का प्रयोग होने लगा। मध्य पाषाण काल में ही मानव अस्थिपंजर और वृक्षारोपण के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, लेखकों की सूची 2 में उनकी पुस्तकों से मिलान करना है। डी कोसाम्बी की पुस्तक है दोस्तों मिथ एंड रियलिटी। आर.एस. शर्मा की इंडियन फ्यूडलिज्म। जी.सी. पांडे की पुस्तक है दोस्तों फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। और रोमिला थापर की है सोमनाथ द मेनी वॉइसेज ऑफ हिस्ट्री। तो ये जो है पुस्तकों का सही मिलान आपका हो जाएगा यहाँ पर 2, 1, 4 और 3। देखिए, 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में निम्नलिखित ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम क्या होगा? इसमें कायथा, आहाड़, मालवा और जोरवे दिया गया है। इसमें इन ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का सही कालानुक्रम आपको बताना है। तो क्रम आप देखिए, सबसे पहले कायथा आ जाएगा, यानी 1 आएगा। फिर उसके बाद कायथा के बाद आता है आहाड़, फिर मालवा और जोरवे। कायथा, आहाड़, मालवा, जोरवे, ये जो है सही क्रम हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा भारतीय ताम्रपाषाणिक संस्कृतियों का। कायथा कहाँ है? याद रखिएगा, कायथा उज्जैन मध्य प्रदेश में है, आहाड़ उदयपुर राजस्थान में है, मालवा मध्य प्रदेश में और जोरवे महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? इसमें देखिए, तिलवाड़ा, बूढ़ा पुष्कर, बालाथल और बागोर। तो सही उत्तर है बालाथल। दोस्तों, आहाड़, गिलुंद, मरमी और बालाथल राजस्थान में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाणिक स्थल हैं। ये स्थल बनास नदी के क्षेत्र में हैं। यहाँ की ताम्रपाषाणिक संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। बालाथल की खोज बी.एन. मिश्रा ने की थी। बालाथल से लाल लेप मृदभांड, बेर तथा यू आकार के चूल्हों के प्रमाण मिले हैं। अगला प्रश्न है, बागोर साइट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बागोर, तो दोस्तो65 बागोर राजस्थान में है, सही है। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं। इसके प्रारंभ से ही कृषि संबंधी चिन्ह पाए गए हैं, ये सही नहीं है। और देखिए, बैल, भेड़, बकरी और सूअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशुओं के रूप में थे। तो दोस्तों,
बागोर आप जान लीजिए राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में है। वीएन मिश्र ने इसका उत्खनन कार्य करवाया था। बागोर भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से मध्य पाषाण, ताम्रपाषाण और लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप जान लीजिए दोस्तों, देखिए मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और बागोर दो मध्य पाषाण कालिक स्थल हैं जहाँ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बागोर से चैल्सेडनी औजारों की प्राप्ति अधिक मात्रा में हुई है और बागोर में जबू, बैल, भेड़, बकरी और सूअर को करीब 5000 ईसा पूर्व से पालतू पशु के रूप में पालन किया गया था। इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक भांड चरण से होने के संबंध में हमारे पास जो 5365 से 3775 ईसा पूर्व की अवधि की कार्बन तिथियां हैं, लेकिन यहाँ से कृषि संबंधित चिन्ह नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न है, भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। देखिए यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। ये राजस्थान में स्थित है जहाँ से प्रवासी पक्षियों की हड्डियों के अवशेष मिले थे, सही नहीं है। कालावधि प्रथम में मछली पकड़ने, शिकार करने और कृषि के साक्ष्य मिले हैं और कालावधि द्वितीय में लोहे और उत्तरी काले चमकदार मृतभांड के प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। तो बी आपका सही नहीं है भरतपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में। ये भरतपुर राजस्थान की बात नहीं हो रही है। भरतपुर पुरातात्विक स्थल पश्चिम बंगाल में है। कालखंड प्रथम से तांबे की वस्तुएं जो काले और लाल मृदभांडों की संस्कृति से जुड़ी है, साथ में सूक्ष्म पाषाण औजार, नौपाषाण कुल्हाड़ी, पक्की मिट्टी के मनके भी मिले हैं। यहाँ से एक गड्ढे में चावल के जले अवशेष मिले हैं। ताम्रपाषाण कालखंड 2 में कुछ मात्रा में तांबे की वस्तुएं मिली हैं। इस काल में लोहे के भालाग्र और लोहे के स्लैग भी मिले हैं। कई प्रकार के मृदभांड पाए गए हैं। तो पालतू मवेशी, भैंस, बकरी, हिरण, साथ में सांभर, मछली, कछुए और पक्षी जैसे पशुओं की हड्डियों के अवशेष भरतपुर पश्चिम बंगाल नामक पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। अगला प्रश्न है, कौन भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण वास क्षेत्र है। ऑप्शन है आपके बागोर, चोपनी मांडो, कोल्डीहवा या महागढ़ा। तो सही उत्तर है बागोर। दोस्तों मध्य पाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, इन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। मध्य पाषाण कालीन केंद्र जो है बड़ी संख्या में राजस्थान, दक्षिणी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूर्वी भारत और कृष्णा नदी के दक्षिण में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर केंद्र से प्राप्त पशुपालन साक्ष्य को दर्शाते हैं। बागोर से मध्य पाषाण काल के 5 मानव कंकाल मिले हैं जो व्यवस्थित ढंग से दफनाए गए थे। इस स्थल से पाषाण युग की सर्वाधिक सामग्री मिली है। इसमें स्क्रिपर, पॉइंट, बेधक, खुरचनी आदि प्रमुख है और यहाँ के उद्योग में बहुत छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण होता था। वे ज्यामितीय प्रारूपों की दृष्टि से अत्यंत उन्नत थीं और इस क्षेत्र को मध्य पाषाण वास क्षेत्र का सबसे बड़ा स्थल माना गया है। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर मानव जीवाश्म पुरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है आदमगढ़, बाघोर, डीडवाना या हथनोरा। तो सही उत्तर है हथनोरा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत के नर्मदा घाटी के जीवाश्मों में हाथी, घोड़े, दरियाई घोड़ा, जंगली भैंसों के जीवाश्म के साथ सीहोर के हथनोरा में 5 दिसंबर 1982 को मानव कपाल के अवशेष खोजे गए और यहाँ के मानव जीवाश्म औजारों के साथ पाए गए। सूरजकुंड में नर्मदा के उत्तरी तट पर प्राचीनतम विलुप्त हाथी स्टेगोडान के दोनों दांत और ऊपरी जबड़े के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल पाया गया था। ऑप्शन देखिए भीमबेटका, डीडवाना, हथनोरा या ओडई। तो सही उत्तर है ओडई में। दोस्तों 2001 में केरल विश्वविद्यालय के केपी राजेंद्र को बिल्लपुरम जिला के ओडई में एक शिशु का पूरा कपाल मिला है जिसकी तिथि 1,66,000 वर्ष निर्धारित की गई है जो मध्य से उच्च प्लीस्टोसीन काल का है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस नवपाषाण कालीन स्थल से फसल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद, कोटदीजी, मेही या फिर मेहरगढ़। तो सही उत्तर है मेहरगढ़।
दोस्तों वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश में मेहरगढ़ स्थित है। ये पूर्व मृदभांड नवपाषाण काल से हड़प्पा काल तक के प्रमुख संस्कृतियों का स्थान माना जाता है। यहाँ से गेहूं की 3 और जौ की 2 किस्मों की खेती किए जाने के प्रमाण मिले हैं। इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहा जाता है। इसलिए नवपाषाण कालीन स्थल पर फसल उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र के रूप में जो है दोस्तों मेहरगढ़ को लिया जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑप्शन है आपके अतिरप्पकम, भीमबेटका, हुंसगी या पलेरू। तो आपको बताना है कि किस पुरापाषाण कालीन स्थल पर एश्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह और समुच्चय के साक्ष्य मिले हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, अतिरप्पकम। दोस्तों पुरापाषाण कालीन संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी और भोपाल के पास भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल से संबंधित उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो चॉपर चॉपिंग पेबल संस्कृति है और हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले मद्रास के समीप बदमदुरै और अतिरप्पकम से प्राप्त हुए हैं। ये साधारण पत्थरों के कोर और फ्लेक प्रणाली द्वारा निर्मित किए गए हैं। इस संस्कृति के उपकरण क्लीवर और स्क्रेपर हैं। अतिरप्पकम से ही एश्यूलियन औजारों के साथ पशुपद चिन्ह के समुच्चय का साक्ष्य मिला है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बूचड़ खाना क्षेत्र का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा, महदहा। महदहा पट्टी प्रतापगढ़ में है। ये मध्यपाषाण कालीन स्थल है। यहाँ से पशुवध स्थल यानी बूचड़ खाना क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किन्हें भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है? तो भारत में प्राग इतिहास के अध्ययन का आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूटे को दिया जाता है। रॉबर्ट ब्रूस फूटे ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातात्विक थे। जियोलॉजिकल सर्वे से संबद्ध ब्रूस फूटे ने सबसे पहले 1863 में भारत के पाषाणकालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत की थी। तो याद रखिएगा, भारत के प्राग इतिहास के अध्ययन को आरंभ करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस फूटे को दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये विंध्य क्षेत्र के या विंध्य घाटी के उच्च पूर्व पाषाण काल से हड्डी की मातृ देवी की मूर्ति मिली है। याद रखिएगा, विंध्य घाटी में स्थित बेलन के लोहंदा नाला क्षेत्र में उच्च पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों के अतिरिक्त अस्थि निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है, जो वर्तमान में कौशाम्बी संग्रहालय में सुरक्षित है। और बेलन घाटी की उच्च पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का समय ईसा पूर्व 30,000 से 10,000 के बीच निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थलों से अच्छी खासी लंबाई वाले अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान निकले हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों, आदमगढ़, भीमबेटका, महदहा या सराय नाहर राय। तो सही उत्तर है आपका दोस्तों महदहा और सराय नाहर राय, यानी 3 और 4। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मध्य पाषाणिक स्थलों में अस्थि पंजरों से युक्त शवाधान प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्य रूप से प्रतापगढ़ जनपद मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर महदहा, सराय नाहर राय महत्वपूर्ण है। यहाँ से युग्म शवाधान के अतिरिक्त 15 मानव कंकाल, 8 गर्त चूल्हे प्राप्त हुए हैं और यहाँ की कब्रें आवास क्षेत्र के अंदर स्थित थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बागोर प्रथम काल का संबंध किस संस्कृति से है, आपको बताना है। तो उत्तर है मध्य पाषाण काल। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर मध्य पाषाणिक पुरास्थल से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इनका समय लगभग 5000 ईसा पूर्व हो सकता है और मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें माइक्रोलिथ कहा गया है। और इस काल में दोस्तों मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय और महदहा नामक स्थल से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित में से किस स्थल से सर्वप्रथम होमोनिड जीवाश्म की खोज की गई? ऑप्शन है आपके दमदमा, राखीगढ़ी, सराय नाहर राय या हथनोरा।
तो सही उत्तर है हथनोरा। हथनोरा कहाँ पर है? तो ये नर्मदा घाटी में हथनोरा है। यहाँ से एक मानव खोपड़ी मिली है। इसे भारत में प्राप्त किया गया प्रथम मानव अवशेष माना जाता है। और दोस्तों इसकी खोज का श्रेय डॉक्टर A.K. सोनकिया को है। और हथनोरा निम्न पुरापाषाण काल का स्थल है। निम्न पुरापाषाण काल के अन्य स्थलों में पल्लवरम, अतिरप्पकम आदि हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? तो उत्तर है इनाम गांव। इनाम गांव कहाँ है? याद रखिएगा, महाराष्ट्र के पुणे जिले में भीमा नदी की सहायक घोड़ नदी के तट पर ये एक ताम्रपाषाणिक स्थल है इनाम गांव। इनाम गांव का बृहद पैमाने पर उत्खनन HD सांकलिया, M.K. धौलीकर और Z.D. अंसारी के नेतृत्व में 1968 से 1983 के बीच किया गया। यहाँ से आयताकार और वृत्ताकार गर्त गृहों के साक्ष्य मिले हैं, जिनका निर्माण एक निश्चित योजना के तहत किया गया था। और यहाँ से कुम्हार, लोहार, मनका निर्माण, चूना बनाने वाले, हाथी दांत शिल्पी आदि के आवासीय साक्ष्य मिले हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल को सर्वप्रथम सूचित किया गया था? ऑप्शन देखिए, कोल्डीहवा, चिरांद, गुफकराल या लिंगसुगुर। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, लिंगसुगुर। दोस्तों भारतीय प्रागैतिहास को सबसे पहले उद्घाटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है, जिन्हें 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले में लिंगसुगुर नामक स्थल को नवपाषाणिक स्थल के प्रागैतिहासिक औजार प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, शैल चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध प्रागैतिहासिक स्थल कौन है? ऑप्शन देखिए, लांघनाज, बीरभानपुर, नागार्जुनकोंडा या भीमबेटका। तो सही उत्तर है भीमबेटका। दोस्तों भीमबेटका प्रागैतिहासिक स्थल है, भोपाल के समीप स्थित है। और इस पुरापाषाणकालीन स्थल से अनेक चित्रित गुफाएं और शैलाश्रय यानी चट्टानों में बने शरण स्थल और अनेक प्रागैतिहासिक कलाकृतियां मिली हैं। भीमबेटका नर्मदा नदी घाटी में स्थित है और चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं और ये पूरा पाषाण काल से संबंधित। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल बड़े परिमाण में लघु पाषाण उपकरणों के उत्पादन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखिए, आदमगढ़, बागोर, नलगोंडा या संगनकल्लू। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है? तो आप जानते हैं आदमगढ़ दोस्तों मध्य प्रदेश में है और बागोर राजस्थान में है। आदमगढ़, बागोर और आदमगढ़ दोनों ही मध्य पाषाण काल से संबंधित है। मध्य पाषाण का संबंध लघु पाषाण काल से उपकरणों से हैं और यहाँ दोनों जगह पशुपालन के प्राचीन साक्ष्य भी मिले हैं। दोस्तों आदमगढ़ की गुफाएं मध्य प्रदेश में हैं। यहाँ 2500 के करीब छोटे छोटे लघु पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। आदमगढ़ मध्य प्रदेश के होशंगाबाद नगर से 2 किलोमीटर दूर नर्मदा नदी के पास है। आदमगढ़ की गुफाओं में की गई चित्रकारी में लघु पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष आसानी से देखे जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं? ऑप्शन है, मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला या चपटे पूरा कुठार। तो बताइए ये कौन सी वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं? तो उत्तर है ये सभी चारों। दोस्तों ये चारों वस्तुएं ताम्रनिधि स्थल से ज्ञात होती हैं, जिसमें मानव रूपी आकृतियां, एंटेने छुरिका, मत्स्य भाला और चपटे पूरा कुठार शामिल हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण मिले हैं? ऑप्शन देखिए दोस्तों, चिरकी नेवासा, डीडवाना, हुंसगी या पैसरा। तो सही उत्तर है पैसरा। पैसरा कहाँ पर है? तो पैसरा बिहार में है। यहाँ से प्राचीनतम झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। पैसरा पाषाण युग का पूरा स्थल है। इसकी खोज बिदुला जायसवाल ने 1947 में की थी। और दोस्तों मध्य पाषाण काल के स्थल बागोर राजस्थान से भी झोपड़ी और खड़ंजों द्वारा फर्शों के साक्ष्य मिले हैं। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर राय से अनेक छोटी भट्ठियां, एक बड़ी सामुदायिक भट्ठी, झोपड़ी का फर्श और कई कब्रें मिली हैं। और स्तंभ गर्त के भी प्रमाण जो हैं सराय नाहर से मिले हैं। तो भारत की प्राचीनतम झोपड़ियों के प्रमाण पैसरा बिहार से मिले हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मध्य पाषाण युग के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है?
दोस्तों देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इनमें विकल्प दिए गए हैं, उसके बाद कूट दिए गए हैं। इसमें आपको बताना है मध्य पाषाण युग के बारे में क्या सही है। सामान्यतः यहाँ पर लघु पाषाणिक औजार पाए गए हैं, सही है। बागोर, लंघनाज और भीमबेटका कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, सही है। जंगली और पालतू पशुओं की हड्डियां पाई गई हैं और इस काल के शैल चित्र उपलब्ध हैं। तो सही उत्तर 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ये चारों ही कथन आपके सही हैं मध्य पाषाण युग के बारे में। दोस्तों आप जान लीजिए कि भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सबसे पहले 1867 में हुई, जबकि CL कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र से लघु पाषाण उपकरण, जिनको माइक्रोलिथ कहा जाता है, उसकी खोज की। इसके बाद देश के विभिन्न भागों से इस प्रकार के लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले गए। राजस्थान का सबसे प्रमुख स्थल भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर है। यहाँ से 1968 से 70 तक BN मिश्र ने उत्खनन कार्य करवाया और यहाँ से मध्य पाषाणकालीन उपकरणों के अतिरिक्त लौह काल के उपकरण भी प्रकाश में आए। गुजरात में स्थित लंघनाज सबसे महत्वपूर्ण पुरास्थल है, जहाँ HD सांकलिया, B सुब्बा राव, AR कैंडी आदि पुराविदों द्वारा व्यापक उत्खनन करवाया गया और भीमबेटका के शैलाश्रय और गुफाओं से मध्य पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ से मानव अंत्येष्टि के भी प्रमाण मिलते हैं। इस गुफा की खोज 1958 में VS वाकड़कर ने की थी। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। निम्न पुरा पाषाण काल, दोस्तों आप देखिए, निम्न पुरा पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण सही है। उच्च पुरा पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण सही है। मध्य पाषाण काल में शिकार और खाद्य संग्रहण सही नहीं है। नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन। तो इसमें से दोस्तों मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार और खाद्य संग्रहण के साथ ही पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी, जबकि नव पाषाण काल में खाद्य उत्पादन किया जाने लगा था, अस्थायी मानव जीवन शुरू हो गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन C आपका सही नहीं है, क्योंकि मध्य पाषाण काल में मानव द्वारा शिकार और खाद्य संग्रहण के साथ ही यहाँ पर पशुपालन भी शुरू हो गया था, केवल शिकार और खाद्य संग्रहण ही नहीं था। तो ऑप्शन C आपका सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो भारतीय इतिहास के कंप्लीट रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत। इसमें आपने रिवाइज किया भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों से। महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला भाग था ये। इसके बाद भारतीय प्रागैतिहासिक संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशेषताओं से संबंधित अगले भाग यानी दूसरे भाग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो आपके रिवीजन के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। अगर आप जो है प्रश्न देख नहीं पा रहे हैं, वीडियो देख नहीं पा रहे हैं, तो इसका ऑडियो सुनकर भी आप अपने ऐसे किसी समय में इसको रिवाइज कर सकते हैं। हमने इस क्रम से इसको बनाया है ताकि आप इसे सुनकर भी समझ सकें और पुराने वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को रिवाइज कर सकें। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।